इकोनॉमिक्स कर रहे हैं हम। ठीक है, आज का टॉपिक है राजकोषीय तथा मौद्रिक नीतियों में संबंध, रिलेशन बिटवीन फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी हमने पहले पढ़ ली है। ठीक है, आज रिलेशन देख रहे हैं क्योंकि फिस्कल पॉलिसी पढ़ रहे हैं, तो फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी में क्या संबंध है। सबसे पहले तो लिख दीजिए कि 16 नंबर का क्वेश्चन है। पीसीएस मेंस अगर आप लिखेंगे वहाँ पे 16 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे तो 13 नंबर आपके 16 में से 13 नंबर आराम से बन जाते हैं। थोड़ा कटिंग करनी पड़ती है, 250 शब्दों में लिखना होता है। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा लिखा हुआ है लेकिन 250 शब्दों में। नंबर 1, राजकोषीय नीति तथा मौद्रिक नीति के उद्देश्यों में काफी समानता रहती है। दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। इसके बावजूद दोनों के संचालन तथा प्रभाव में अग्रलिखित अंतर है या निम्नलिखित अंतर है। ठीक है, नंबर 1, राजकोषीय नीति का निर्धारण सरकार की बजट नीति के अधीन होता है। सिंगल क्वेश्चन भी बनेगा। सिंगल क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि राजकोषीय का निर्धारण होता है, डैश करके आंसर होगा सरकार की बजट नीति। इसका, इस लाइन का मतलब यह है कि सरकार अपनी बजट नीति के माध्यम से राजकोषीय नीति को क्या करती है, निर्धारित करती है। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी को, जिसके लिए संसद की स्वीकृति लेना आवश्यक है। आपको पता ही है, बजट जब आप पॉलिटी पढ़ते हैं तो वहां पे बजट आता है। आर्टिकल 112 वार्षिक वित्तीय विवरण, हिंदी संवैधानिक नाम क्या है उसका, वार्षिक वित्तीय विवरण, या उसका इंग्लिश में बोलते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बजट। इतना समझ में आ गया? ठीक है। ऐसे ही अगर राज्य का देखें हम, तो राज्य का बजट अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन है आपके लिए कि आपने आर्टिकल ढूंढना है कि राज्य का जो बजट है उसका आर्टिकल क्या है, केंद्र का जो बजट है उसका आर्टिकल क्या है, 112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ऐसे ही मैं स्टेट का पूछ रहा हूं कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्टेट का अगर मैं बोलूं बजट, तो वो किस आर्टिकल में है, बता सकते हैं? 202 में। इतना समझ में आ गया? क्लियर हो गया? तो 112 को 202 के साथ पढ़ना है। किसके साथ पढ़ना है? 112 को 202 के साथ पढ़ना है। डिफरेंस निकालिए, कितने का आ रहा है, कितने का डिफरेंस आ रहा है? 90 का डिफरेंस आ रहा है। तो अगर आपको ऐसे याद नहीं हो रहा 202, तो आपने क्या बोलना है कि 90 प्लस कर दीजिए उसमें। ठीक है, 112 में। आगे, मौद्रिक नीति का निर्धारण तथा संचालन केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है। ये आपको पता है, मॉनेटरी पॉलिसी आपने पढ़ी, किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय बैंक के द्वारा। और हमारा केंद्रीय बैंक क्या है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। राजकोषीय उपायों में उतनी आसानी से परिवर्तन नहीं किया जा सकता जितनी आसानी से मौद्रिक उपायों में किया जा सकता है। आप देख रहे होंगे जो मॉनेटरी पॉलिसी है, मतलब जो आरबीआई निर्धारण करती है, तो उसके टूल्स हैं, उसमें चेंज होता रहता है। कई बार आप देखते हैं सीआरआर चेंज हो गया, एसएलआर चेंज हो गया, देखते हैं ना। बजट में जल्दी से चेंज नहीं हो सकता। बजट में क्या नहीं हो सकता? सरकार ने अपना बजट प्रस्तुत कर दिया, उसके बाद हल्के फुल्के चेंजेस कर सकते हैं वो, लेकिन मैंने कहा बहुत बड़े चेंजेस की क्या नहीं रहती है, संभावना नहीं रहती। तो इसीलिए बोल रहा हूं मौद्रिक नीति के प्रभाव कहाँ है, ऊपर कीजिए भाई। इसीलिए बोल रहा हूं कि मौद्रिक नीति का निर्धारण तथा संचालन केंद्रीय बैंक। राजकोषीय उपायों में उतनी आसानी से परिवर्तन नहीं किया जा सकता, यानी फिस्कल जो पॉलिसी है या फिस्कल जो उपाय हैं उसमें उतनी आसानी से परिवर्तन नहीं किया जा सकता जितनी आसानी से मौद्रिक उपायों में किया जा सकता है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट, राजकोषीय नीति जनता के हाथों में क्रय शक्ति, क्रय शक्ति बोलते हैं परचेजिंग पावर, क्रय शक्ति को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। अब दिमाग लगाइए आप, जैसे बजट आ गया माना, तो आप सुनते हो कि ये चीजें महंगी हो गई, ये चीजें सस्ती हो गई, होता है। तो क्रय शक्ति प्रभावित होती कि नहीं होती? होती है। जैसे माना बोल दिया कि जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज हैं भाई वो सस्ते हो गए, तो बहुत समय से आप माना टीवी लेना चाह रहे थे या कोई चीज लेना चाह रहे थे, नहीं बजट में नहीं आ रहा था वो, अचानक से सरकार ने उससे क्या कर दिया, टैक्स कम कर दिया या कुछ कर दिया, सस्ते हो गए, तो आपने कहा हाँ अब हम ले सकते हैं। होता है। इसलिए बोल रहा राजकोषीय नीति जनता के हाथों में क्रय शक्ति को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। किसी चीज को महंगा भी कर सकती है वो। देखते होंगे जब हेडिंग्स आती हैं, जब बजट आता है तो उसके बाद हेडिंग्स आती हैं कि रेस्टोरेंट में खाना हुआ महंगा, सुनते हो? हाँ, तो ये परचेजिंग पावर है ना। अलग अलग करों के द्वारा सभी वर्गों को प्रभावित किया जा सकता है। डायरेक्ट टैक्स लगते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स लगते हैं। टैक्सों के प्रकार पढ़ेंगे आप, यूनियन टैक्स अलग होते हैं, स्टेट टैक्स अलग होते हैं, फिर
उसके भी अंदर आपने अंतर पढ़ना है कि और किस किस प्रकार के टैक्स होते हैं। कुछ टैक्स ऐसे होते हैं जैसे केंद्र ने लगा दिया, केंद्र ने वसूला, है ना, और केंद्र और राज्यों के बीच में क्या होता है, उसका बंटवारा होता है। तो अलग अलग प्रकार के वो आगे चल के पढ़ेंगे हम अभी। तो मौद्रिक नीति के प्रभाव परोक्ष रूप में पड़ते हैं क्योंकि यह मुद्रा बाजार विशेष रूप से वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से संचालित होती है। एक तरफ उसने राजकोषीय नीति का बताया, फिर बता रहा मौद्रिक नीति के प्रभाव परोक्ष रूप से। एक होता प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का उल्टा होता है परोक्ष। एक होता डायरेक्ट, डायरेक्ट का उल्टा होता है इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्टली मौद्रिक नीति के प्रभाव इनडायरेक्टली पड़ते हैं क्योंकि यह मुद्रा बाजार, किस पर, मुद्रा बाजार विशेष रूप से वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से संचालित होती है। इसके कॉमर्शियल बैंकों के माध्यम से संचालित होती है। तीसरा, राजकोषीय नीति मांग पक्ष को प्रभावित करती है। इकोनॉमिक्स में जब आपने शुरू किया था तो दो चीजें याद रखनी है आपने। एक, इकोनॉमिक्स के फादर कौन है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है भाई? जैसे हम किसी सब्जेक्ट को शुरू करते हैं ना, सबसे पहले उसके फादर पढ़ लेने चाहिए। एडम स्मिथ है। कौन है? और एडम स्मिथ की किताब कौन सी है भाई? कॉमर्स वाले भी बैठे हैं यहां पर। एडम स्मिथ की किताब का नाम बताइए। वेल्थ ऑफ नेशंस। क्या है? वेल्थ ऑफ नेशंस, है ना। एक चीज तो ये याद करनी है। दूसरी चीज ये याद करनी, मांग और पूर्ति। क्या याद करनी है? ये दो शब्द, मतलब दो चीजें याद करनी है आपने, मांग और पूर्ति। तो ये बोल रहा राजकोषीय नीति मांग पक्ष को प्रभावित करती है। किसको? इसके विपरीत मौद्रिक नीति का प्रभाव लागत पर पड़ता है। किस पर पड़ता है? लागत पर पड़ता है, क्योंकि ऋण की लागत उत्पादन लागत का अंश होता है। बढ़ी हुई लागत को बढ़ी हुई कीमतों के रूप में उपभोक्ता पर धकेला जा सकता है। देखो ये तो समझ में आ गया होगा आपको, राजकोषीय नीति मांग पक्ष को कैसे प्रभावित करती है। राजकोषीय नीति क्योंकि सरकार बजट के माध्यम से लाती है। बजट में कोई चीज सस्ती हो गई तो आपकी मांग क्या हो गई? बढ़ गई। बजट में कोई चीज महंगी हो गई तो वो चीज मांग क्या हो गई? कम हो गई। ये समझ में आ गया। लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी का क्या होता है? मौद्रिक नीति का प्रभाव लागत पर पड़ता है। लागत पर क्यों पड़ता है? क्योंकि क्या हुआ, माना लोन महंगा हो गया। क्या हो गया? लोन महंगा हो गया। लोन महंगा हो गया तो इंडस्ट्रियलिस्ट ने तो लोन लेना है ना, अपने घर से बर्तन बेच के थोड़े वो प्रोडक्शन करेगा। लोन लिया तो जो प्रोडक्शन में जुड़ेगा वो, मतलब जब वो उत्पादन कर रहा है तो वो उस चीज में क्या हो गया, मतलब टैक्स उसे क्या देना पड़ रहा है, ज्यादा ब्याज ज्यादा देना पड़ रहा, तो वो कीमत में जोड़ेगा। आपके किस पर जोड़ेगा? तो चीज अपने आप ही क्या हो जाएगी? महंगी हो जाएगी। तो लागत पर पड़ गया क्योंकि ऋण की लागत उत्पादन लागत का अंश होती है। अब उत्पादन, कोई प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट में जुड़ेगा वो क्या, जो लागत है। बढ़ी हुई लागत को बढ़ी हुई कीमतों के रूप में उपभोक्ताओं पर धकेला जा सकता है। सुना भी होगा आपने कि भाई चीज महंगी हो गई। भाई महंगा क्यों हो गया? तो पता चला कि उस पर क्या हो गया भाई, लोन महंगा हो गया तो ये भी महंगी हो गई चीजें, है ना। चलो अगला, चौथा, राजकोषीय नीति के प्रभाव प्रायः अधिक निश्चित होते हैं। निश्चित शब्द को आपने खास ध्यान रखना है। राजकोषीय नीति के प्रभाव प्रायः निश्चित होते हैं। निश्चित शब्द जरूरी है, कीवर्ड है। यदि बैंक साख की मात्रा को नियंत्रित किया जाए तो मुद्रा बाजार के अन्य अंगों से ऋण प्राप्त किए जा सकते हैं। राजकोषीय नीति के प्रभाव से कोई भी उत्पादक नहीं बच सकता। बड़ी अच्छी लाइन है। राजकोषीय नीति के प्रभाव से कोई भी उत्पादक नहीं बच पाता है और अलग अलग क्षेत्रों तथा वस्तुओं को प्रभावित किया जा सकता है। राजकोषीय नीति से फुटपाथ पे सोने वाला आदमी भी नहीं बचता है और जो सबसे बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट होगा वो भी नहीं बचता है। सब पर पड़ेगा उसका प्रभाव। मौद्रिक नीति के द्वारा अर्थव्यवस्था को केवल संगठित क्षेत्र प्रभावित होता है। कौन? दो तरह के क्षेत्र पड़ते हैं, संगठित, असंगठित, है ना। तो संगठित क्षेत्र प्रभावित होता है, जबकि राजकोषीय नीति असंगठित क्षेत्र को भी समान रूप से प्रभावित करती है। असंगठित क्षेत्र के लोग यही हो गए, जैसे कोई ठेली चला रहा, मतलब जिसके पास क्या नहीं है, जिसका लेखा जोखा सरकार के पास नहीं है, जो प्रोविडेंट फंड वगैरह जिसका उसमें रजिस्टर्ड नहीं है ना। जैसे हम लोग भी हैं तो हम भी असंगठित क्षेत्र के लोग हैं। प्रेस करने वाला भी असंगठित क्षेत्र का व्यक्ति है। आपका क्या बोलते हैं, कोई भी ठेली चलाने वाला भी, सब्जी बेचने वाला भी, सब क्या है, असंगठित क्षेत्र के लोग हैं। ठीक है। संगठित क्षेत्र के लोग कौन है? जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जिनका लेखा जोखा सरकार के पास है, हर एक एम्प्लॉय की जिनके पास क्या है,
डिटेल्स हैं, उनका प्रोविडेंट फंड कटता है, सारी चीजें होती हैं। समझ में आ रहा है? तो ये लाइन भी बहुत अच्छी है कि मौद्रिक नीति के द्वारा अर्थव्यवस्था का केवल संगठित क्षेत्र प्रभावित होता है, जबकि राजकोषीय नीति असंगठित क्षेत्र को भी समान रूप से प्रभावित करती है। अगर हम असंगठित क्षेत्र के लोग हैं, माना बजट में कोई चीज महंगी हो गई, तो वो हमारे लिए भी महंगी हो गई और उनके लिए भी महंगी हो गई, है ना। चलो आगे। राजकोषीय नीति के प्रभाव तात्कालिक होते हैं। क्या होते हैं? तात्कालिक होते हैं। तात्कालिक शब्द कीवर्ड है, इन्हीं शब्दों पे आपको नंबर मिल रहे हैं। तात्कालिक होते हैं, जबकि मौद्रिक नीति के प्रभाव समय अंतराल से उत्पन्न होते हैं। आप देखते होंगे मौद्रिक नीति में चेंज होता रहता है, तो समय अंतराल से, टाइम लैग्स बोलते हैं, से उत्पन्न होते हैं। अगला, मंदी की स्थिति का उपचार करने के लिए मौद्रिक नीति विफल रहती है। मौद्रिक नीति, अगर रिसेशन आ गया, मंदी आ गई, तो मौद्रिक नीति काम नहीं आती है। तब क्या काम आएगी? जबकि राजकोषीय नीति को पर्याप्त सफलता मिलती है। यानी रिसेशन में फिस्कल पॉलिसी ही काम आएगी, आपकी मॉनेटरी पॉलिसी असफल रहती है। ठीक है। इसी आधार पर कीन्स ने, मैंने कहा था ये छोड़ेंगे नहीं पीछे, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, कीन्स ने मौद्रिक नीति की तुलना में राजकोषीय नीति को अधिक महत्वपूर्ण माना था। अब उपयुक्त व्याख्या के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि राजकोषीय नीति तथा मौद्रिक नीति का सम्मिलित प्रयोग ही आर्थिक स्थिरता यानी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने में प्रभावपूर्ण ढंग से कार्य कर सकता है। आगे, दोनों ही नीतियों को एक दूसरे के सहयोग की आवश्यकता होती है। यदि सरकार हीनार्थ प्रबंधन को क्या बोलते हैं? डेफिसिट फाइनेंसिंग की नीति के अंतर्गत मुद्रा का विस्तार करती जाए, तो आर्थिक स्थिरता प्राप्त करने के उद्देश्य से अपनाए गए मौद्रिक उपाय सफल नहीं हो पाएंगे। इसी प्रकार ये बोल रहा, हीनार्थ प्रबंधन की नीति के अंतर्गत मुद्रा का विस्तार करती जाए। कभी ऐसा सुना आपने कि भाई क्या हो गया, मंदी आ गई तो सरकार ने नए नोट छाप दिए? उससे तो कुछ नहीं होगा। होगा क्या? माना मंदी आए, सरकार नए नोट छाप दे और बाजार में उसका प्रभाव बढ़ा दे, तो क्या हो जाएगा? मंदी खत्म हो जाएगी? नहीं होगी। समझ में आया? इसी प्रकार राजकोषीय उपायों की सफलता भी इस बात पर निर्भर करती है कि मौद्रिक नीति के उद्देश्यों की प्राप्ति में कहां तक सफलता मिल रही है। दोनों नीतियां एक दूसरे की पूरक है। अब लास्ट में जब आपने अपना आंसर खत्म करना है, तो आपने इसी चीज के साथ करना कि दोनों नीतियां एक दूसरे की पूरक हैं, इसलिए अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्थिरता का एवं विकास प्राप्त करने के लिए इनका सम्यक प्रयोग करना चाहिए। 16 नंबर का क्वेश्चन आएगा, थोड़ा कटिंग करनी पड़ेगी क्योंकि 250 से ज्यादा शब्द हो रहे हैं। थोड़ा कटिंग करके अगर आप इसको लिखते हैं, अगर इस प्रकार से आप लिख पाए, तो समझ लीजिए कि 16 में से 13 नंबर कहीं नहीं गए आपके। कितने? समझ में आ रहा है? अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि पूरा क्यों पढ़ते हो? इसलिए पढ़ता हूं कि अगर मैं अपनी भाषा में समझाऊंगा तो एक सामान्य भाषा होगी। सामान्य भाषा में लिखे हुए पे बहुत अच्छे नंबर नहीं मिलते हैं। इन्होंने जो जिस भाषा का प्रयोग कर रखा है हिंदी में, बड़े अच्छे शब्दों का प्रयोग कर रखा है, थोड़ा पकड़ बनानी पड़ेगी आपको। मैं पूरा रीड करते हुए इसीलिए चलता हूं ताकि आप उस पर क्या कर सको? पकड़ बना सको। भाषा पर पकड़ बनानी आवश्यक होती है, क्योंकि आम बोलचाल की भाषा में आप ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। करते हैं क्या? नहीं करते। भाई महंगाई होगी तो आप क्या करते हो? खाली सरकार को कोसते हो, सरकार ने ये कर दिया, महंगा कर दिया। ऐसा कभी ऐसा बोलते हो कि राजकोषीय नीति सरकार की विफल रही है? ऐसा बोलते हो? या कभी अगर बैंक में आप लोन लेने जाओ, आप बोलते हो कि मौद्रिक नीति जी सरकार, मतलब आरबीआई ने मौद्रिक नीति अच्छी नहीं वो की? नहीं यूज करते। तो आपको इनका प्रयोग करना है, तब जाके आपको नंबर मिलता है। आगे, बजटरी व्यवस्था। बजट शब्द की व्युत्पत्ति फ्रांसीसी शब्द बूजे से हुई है, जिसका अर्थ है चमड़े का थैला, छोटा थैला। ठीक है। एक बार क्वेश्चन यही आया कि बजट किस भाषा का शब्द है? आंसर फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। 1733 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री रॉबर्ट वॉलपोल देश की आर्थिक स्थिरता का लेखा जोखा चमड़े के एक बैग में रखकर लाए थे। कारण स्वरूप कालांतर में से बजट कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? बजट कहा जाने लगा। भारत में सर्वप्रथम 18 फरवरी 1860 बजट प्रस्तुत करने का श्रेय लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में कार्यरत वित्तीय सदस्य जेम्स विल्सन को है। सबसे पहले भारत में बजट कब आया? 18 फरवरी 1860 को आया। किसके समय आया? आंसर लॉर्ड कैनिंग के समय आया। किसके समय? लॉर्ड कैनिंग के समय आया। कौन लेके आया? जेम्स विल्सन, जो कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल का एक सदस्य था।
और वित्तीय सदस्य था। क्या था? वित्तीय सदस्य, फाइनेंस देखना जिसका काम था, उसका नाम था जेम्स विल्सन, वो लेके आया। इसीलिए जेम्स विल्सन को भारतीय बजट का प्रणेता माना जाता है। फिर क्वेश्चन पूछेगा भारतीय बजट का प्रणेता किसे माना जाता है? आंसर जेम्स विल्सन को माना जाता है। भारतीयों की बजट परंपरा की जड़ें 1944 में निर्मित बॉम्बे प्लान से जुड़ी हुई मानी जाती है। फिर क्वेश्चन पूछेगा बॉम्बे प्लान कब का? 1944। बॉम्बे प्लान कब का? 1944। इस प्लान की रचना जॉन मथाई, जीडी बिरला और जेआरडी टाटा ने की थी। बॉम्बे प्लान जो था वो भारत के सबसे बड़े उद्योगपति थे जो उस समय, ये टाटा बिरला आज के नहीं है, 1940, ये बहुत पुराने, 1900 में भी आप इनका नाम सुनोगे, 1907 में। तो जॉन मथाई तो खैर ये इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है, लेकिन जीडी बिरला और जेआरडी टाटा, ये दोनों कौन है? उद्योगपति हैं उस जमाने के बड़े, ठीक है, ने की थी। फिर दोबारा क्वेश्चन पूछेगा बॉम्बे प्लान 1944 की रचना किसने की थी? तो जॉन मथाई, जीडी बिरला, जेआरडी टाटा। क्लियर हो गया? 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का पहला बजट वित्त मंत्री आर के षणमुखम चेट्टी ने प्रस्तुत किया था। किसने किया था? फिर पूछेंगे कि भारत का पहला बजट, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था? तो उस समय फाइनेंस मिनिस्टर जो थे, ये गलत लिखा हुआ, पेट कटा शॉ होना चाहिए मेरे ख्याल से, षणमुखम चेट्टी ने। शेट्टी को ही चेट्टी कहा जाता है, कहीं हम शेट्टी बोलते हैं, कहीं हम चेट्टी बोलते हैं, है? और षणमुखम मतलब भाई, षणमुखम चेट्टी नाम रखा माता पिता ने, कुछ सोच समझ के रखा होगा। अब किसी बच्चे का नाम कृतिका रख दिया तो कृतिका का भी कुछ अर्थ होगा ना, सोच समझ के रखा होगा, ऐसे थोड़े रखा होगा। क्या मतलब होता कृतिका का? रचनाएं, ठीक है। दरअसल क्या थे, जो आपके शिव के पुत्र हैं ना, कौन? कुमार कार्तिकेय, स्कंद कार्तिकेय, जिन्हें दक्षिण भारत में मुरुगन स्वामी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुरुगन स्वामी, क्योंकि वहां पर उनका वाहन क्या होता है? मुर्गा होता है। उत्तर भारत में उनका वाहन क्या होता है? मोर होता है। समझ में आ गया? तो कितने सिर हैं कार्तिकेय के, कुमार कार्तिकेय के? 6 सिर हैं। जन्म क्यों हुआ था उनका? तारकासुर को मारने के लिए हुआ था। देवताओं के सेनापति हैं वो। कौन है? देवताओं के सेनापति हैं। अब 6 मुंह वाले बच्चे को कौन पालेगा? तो ऊपर 6 कृतिकाएं थी। क्या थी? 6 कृतिकाएं। तब उन्होंने उनको पाला, इसलिए कृतिका जो नाम पड़ता है वो वहां से, ठीक है। रचनाएं भी होगा। तो 6 कृतिकाओं ने किसको पाला? कुमार कार्तिकेय को पाला। और कुमार कार्तिकेय के जन्म की कथा कहां मिलती है भाई? कालिदास का एक ग्रंथ है। कालिदास ने कोई ग्रंथ लिखा है? कुमार संभव लिखा है। कुमार कार्तिकेय के जन्म की कथा है उसमें। क्या है? तो माता पिता, क्योंकि दक्षिण भारत में कुमार कार्तिकेय को बहुत ज्यादा क्या माना जाता है? मुरुगन भी बोला जाता है, तो बहुत अच्छा माना जाता है, इसलिए वहां नाम रखते हैं ऐसे। तो षटमुखम से बन गए षणमुखम। क्या बन गए? दक्षिण भारत में षणमुखम बोल देते हैं उनको। समझ में आ गया? तो षणमुखम चेट्टी, अब याद रहेगा। यह मात्र अर्थव्यवस्था की समीक्षा थी। किसकी? अर्थव्यवस्था की समीक्षा थी। इसमें किसी नए कर का कोई प्रस्ताव नहीं रखा गया था। अब उसके बाद बजट है क्या? वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित हमारी संसदीय व्यवस्था। एक क्वेश्चन यूपीएससी का यही है कि हमारी संसदीय व्यवस्था किस मॉडल पर आधारित है? वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है। अब वेस्टमिंस्टर क्या हुआ? है जी? वेस्ट मतलब पश्चिम, मिस्टर मतलब मिस्टर मिसेज, है ना? नहीं, दरअसल जहां पे इंग्लैंड की संसद है, कहां पर इंग्लैंड की संसद? लंदन में, टेम्स नदी के किनारे। उस जगह का, पर्टिकुलर जगह का नाम वेस्टमिंस्टर है, इसलिए मॉडल का नाम हमने क्या रखा? वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित हमारी संसदीय व्यवस्था में संविधान के तहत चुने गए प्रतिनिधियों को आय और व्यय, बजट है क्या, इनकम और एक्सपेंडिचर का क्या लेखा जोखा जो बनाया जाता है उसी को क्या बोलते हैं? बजट। तो हमारी संसदीय व्यवस्था, हमारी जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वो हमारी पार्लियामेंट जो है उसमें संविधान के तहत चलता, संविधान से है सब। देश में सर्वोच्च कौन है? संविधान सर्वोच्च है। जब भी आपसे पूछेंगे, देखो जब आप अमेरिका में जाओगे तब आपसे पूछेंगे भाई अमेरिका में सर्वोच्च कौन है, तब आपने बोलना न्यायपालिका सर्वोच्च है। कौन है?
मतलब वहां कांग्रेस कुछ भी बना ले, वहां की संसद कुछ भी बना ले, न्यायपालिका चाहेगी तो उसको खत्म कर सकती है। तो वहां पे न्यायपालिका सर्वोच्च है। इंग्लैंड में अगर आप जाओगे, इंग्लैंड में पूछेंगे सर्वोच्च कौन है, तब आपको बोलना पड़ेगा संसद सर्वोच्च है, पार्लियामेंट सर्वोच्च है वहां पर। लेकिन जब आप भारत में हो, आपसे पूछेंगे सर्वोच्च कौन है, तब आपको बोलना पड़ेगा संविधान सर्वोच्च है। कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर, सर्वोच्च मतलब हिंदी भी सीख लो भाई, इधर इधर भाषा नहीं है। राष्ट्र भाषा बनाना है इसे, फिर इसको ग्लोबल लैंग्वेज बनाना है। कुछ लोग नफरत कर रहे हैं हिंदी से, है ना। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया ना कोई, ढाई अक्षर इंग्लिश का पढ़े सो पंडित होए। आजकल ऐसा ही है, जो इंग्लिश पढ़ेगा उसी को सोच रहे हैं कि क्या है। और ऐसा नहीं, हम लोग, मैं आपको ये इंग्लिश में भी पढ़ाऊंगा, हिंदी में भी पढ़ाऊंगा। जब मैं आप दोनों भाषाओं में पढ़ा सकता हूं, तो आपको भी तो दोनों भाषाएं आनी चाहिए। इसके लिए संविधान में अनुच्छेद 265 में कहा गया है कि कानूनी प्रावधान के बिना कोई भी कर नहीं लगाया जा सकता। एक सिंगल लाइन देगा, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि बिना कानूनी प्रावधान के, बिना विधि के, कानून बोलते हैं किसको? विधि। बिना विधि के आप सरकार कोई भी नया कर नहीं लगा सकती। किसमें कहा गया? 265 में कहा गया। संविधान के अनुच्छेद 265 में कहा गया कि कानूनी प्रावधान के बिना कोई भी कर नहीं लगाया जा सकता, ना ही उसकी उगाही की जा सकती, ना ही उसकी। संविधान के अनुच्छेद 266 में कहा गया, 266 में कहा गया कि संसदीय अनुमति के बिना कोई भी व्यय नहीं किया जाएगा। संसदीय अनुमति के बिना कोई भी व्यय नहीं किया जाएगा। बड़ी समस्या हो गई। अब फिर मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। 266 में इसने कहा संसद की अनुमति के बिना कोई भी व्यय नहीं किया जाएगा। लेकिन हम एक चीज पढ़ते हैं, आपने सुना होगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, सुना है? हम बोलते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की संचित निधि, क्या बोलते हैं? और कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया को बोलते हैं भारत की आकस्मिक निधि। ऐसे राज्य की भी होती है, राज्य की संचित निधि, राज्य की आकस्मिक निधि। और इनके आर्टिकल होते हैं क्या? 266 और 267, 266 और 267। 266 में लिखा हुआ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, दोनों का आर्टिकल एक ही है। कौन सा? आर्टिकल 266। कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया एंड कंटीजेंसी फंड ऑफ स्टेट, दोनों का आर्टिकल 267 है। तो समझ में आ गया? ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में लिखा हुआ कि भाई संसद की अनुमति से ही खर्च किया जाएगा। किसकी? लेकिन कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया में लिखा हुआ कि अगर उसमें से धन निकालना है तो वो अधिकार किसका होता है? राष्ट्रपति का। किसका? राष्ट्रपति की अनुमति से धन निकाला जाता है। उसमें आकस्मिकता पड़ गई, आकस्मिक निधि चाहिए, है ना। सत्र का इंतजार, सेशन का इंतजार नहीं कर सकते, संसद कब पास करेगी, क्या करेगी, इसीलिए उसका नाम क्या? आकस्मिक निधि है। और कंटीजेंसी फंड ऑफ स्टेट में कहा गया कि राज्यपाल निकाल सकता है उसमें से, मतलब राज्यपाल की अनुमति से धन खर्च किया जा सकता है। और इधर ये आर्टिकल कह रहा है 266 में कहा गया कि संसदीय अनुमति के बिना कोई व्यय नहीं किया जाएगा। तो फिर तो ये तो गड़बड़ हो गया। जब आर्टिकल 266 में लिख दिया कि संसदीय अनुमति के बिना कोई व्यय नहीं किया जाएगा, फिर राष्ट्रपति की अनुमति से और राज्यपाल की अनुमति से कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया और कंटीजेंसी फंड ऑफ स्टेट में से पैसा कैसे निकाल रहे हैं? अब ये प्रश्न है, बताओ, यक्ष प्रश्न है, उत्तर दो। ये तो गड़बड़ नहीं हो गया? नहीं हुआ। उसके बाद जब राष्ट्रपति की अनुमति से धन निकालकर खर्च कर दिया जाता है, उसके बाद भी संसद उसका अनुमोदन करती है। अनुमोदन करती है मतलब समझ में आ रहा है? अनुमोदन जरूरी है, संसद की अनुमति जरूरी है। फिर भी खर्च कर दिया, लेकिन बाद में ओके कौन करेगी? पार्लियामेंट। और इधर स्टेट में कौन करेगा? लेजिस्लेचर करेगा। कौन करेगा? लेजिस्लेचर करेगा, विधानमंडल करेगा। समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये गलत नहीं है लाइन, है। कुछ लोग हंस जाते हैं इसमें कि जी ऐसा। प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए सालाना वित्तीय लेखा जोखा संसद के सामने रखना आवश्यक होता है। सालाना यानी पूरे वर्ष का, एक वित्तीय वर्ष का लेखा जोखा, कितनी इनकम हुई, कितना एक्सपेंडिचर। वैसे क्या होता है बजट में? क्या होता है, पहले एक्सपेंडिचर गिने जाते हैं, खर्चा कितना होना है, फिर उसके बाद कहां से आएगा, है ना, फिर स्रोत ढूंढे जाते हैं, कहां से आएगा पैसा।
वो जो टैक्स कम ज़्यादा जो होते हैं वो इसी तरह से बैलेंस किए जाते हैं। आगे बजट में अगले वित्त वर्ष अर्थात 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, वित्तीय वर्ष पूछेगा आपसे, फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि को वित्तीय योजना होती है। बजट क्या होता है? एक वित्तीय वर्ष के लिए, अगले वित्तीय वर्ष के लिए है, पिछला नहीं होता उसमें, अगले वित्तीय वर्ष के, पिछले का भी किया जाता है अनुमान, मतलब वो आता है पूरा लेखा जोखा कितना कितना हुआ, लेकिन अगले वित्त वर्ष अर्थात 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि की वित्तीय योजना होती है। इसमें विगत का लेखा जोखा देते हुए आगत की तैयारी, विगत मतलब पहले वाला, आगत मतलब जो आने वाला है, आगत की तैयारी का इंतजाम होता है संविधान के अनुच्छेद 112 के अंतर्गत। अब मैंने कहा आपको 112 आपको केंद्र का बजट पढ़ना है, 202 आपको राज्य का बजट पढ़ना है, और बजट का जो संवैधानिक नाम है वो क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 112 के अंतर्गत सरकार को हर साल फरवरी में अगले वित्त वर्ष की अनुमानित खर्चे और आमदनी, खर्चे मतलब एक्सपेंडिचर, आमदनी मतलब इनकम का ब्यौरा संसद में रखना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? इस बजट की तैयारी नवंबर माह से शुरू हो जाती है। बजट में आमतौर पर 3 चीजें होती हैं। पिछले वित्त वर्ष के अंतिम आंकड़े, अब क्या क्या होता है फिर क्वेश्चन बनेगा, बजट में क्या होता है, कहीं आप सोचो खाली आगे का होता है, नहीं, पिछले वित्त वर्ष के अंतिम आंकड़े, चालू वित्त वर्ष के संशोधित आंकड़े और अगले वित्त वर्ष के प्रस्तावित अनुमान। 3 पॉइंट बना के देगा, 1 2 3, तो 1 2 3 करके ही याद करना आपने, अपने आप में यूपीएससी के लेवल का क्वेश्चन है तो बहुत आसान क्वेश्चन, लेकिन क्या है, 3 चीजें क्या क्या होती हैं? पिछले वित्त वर्ष के अंतिम आंकड़े, दूसरा चालू वित्त वर्ष के संशोधित आंकड़े, संशोधित समझते हैं अमेंड करने के बाद जो आंकड़े आए, और अगले वित्त वर्ष के प्रस्तावित अनुमान। क्लियर हो गया? आगे बजट की तैयारी के काम में केंद्रीय वित्त मंत्री के अलावा वित्त सचिव, फाइनेंस सेक्रेटरी, कौन? वित्त सचिव। अब ढूंढना है आपने इस समय देश के वित्त सचिव कौन है। वित्त मंत्री तो पता होगा, निर्मला सीतारमण। बड़ा कठिन काम होता है भाई बजट पढ़ना, सबसे जो कठिन परीक्षा होती है उनकी बजट पढ़ने वाली होती है, बजट पढ़ने वाले दिन। वित्त सचिव, दूसरे राजस्व सचिव, व्यय, राजस्व सचिव, राजस्व बोलते हैं रेवेन्यू को, जो रेवेन्यू वाले सेक्रेटरी होंगे और खासकर एक्सपेंडिचर वाले, वो सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार। ढूंढते रहिए कौन कौन है मुख्य आर्थिक सलाहकार, कौन है सरकार के साथ साथ राजस्व विभाग का टैक्स रिसर्च यूनिट TRU खास तौर पर जुड़ा रहता है। ये यूपीएससी का क्वेश्चन रहा है कभी, कौन सा? टैक्स रिसर्च यूनिट। बजट बनाने में सबसे बड़ी भूमिका किनकी होती है? आंसर टैक्स रिसर्च यूनिट की ही होती है। किसकी होती है? मुख्य आर्थिक सलाहकार की होती है ना। मुख्य आर्थिक सलाहकार को बोलते हैं चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। तो आप मुझे बताओ कौन कौन है इस समय? वित्त सचिव कौन है? टीवी सोमनाथन। राजस्व सचिव कौन है? व्यय वाले बताना मुझे। राजस्व पढ़ते हैं इसको, है कुछ बच्चे इसको राजस्व पढ़ते हैं, राजस्व, राजस्व नहीं पढ़ना, राजस्व। क्या पढ़ना है? राजस्व सचिव, व्यय। और सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? मोबाइल उठा लो, थोड़ा प्रयोग करो उसका। सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार। TRU की विशेष भूमिका रहती है, टैक्स लगाने कम करने या बिल्कुल हटाने का काम यही विभाग करता है। तो टैक्स लगाना, कम करना या हटाना किसका काम है? आंसर TRU का काम है। बजट पेश करने के 75 दिन की अवधि के अंदर बजट को पारित करना आवश्यक होता है। ऊपर कीजिए भाई, इसको हाईलाइट कर दीजिए, पूछेगा कितने दिन के अंदर पारित होना चाहिए? 75 डेज, 1.5 महीना लगभग। कितना? अगर 75 दिन नहीं लिखा होगा, 1.5 ही हुआ, नहीं सॉरी 2.5 महीना, 30 30 60 और 15 75, 2.5 महीने की अवधि के अंदर पारित होना चाहिए। 75 दिन के अंदर पारित होना चाहिए। नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो अरे भाई जिसकी सरकार है वो बजट लेके आए, वही पास नहीं हो रहा, इसका मतलब सरकार है ही नहीं। सरकार क्या है?
सरकार के लोग सरकार के साथ नहीं, अगर वो पास नहीं हो रहा है ना। ज्ञातव्य है कि भारत में संघीय बजट को दो स्तर पर प्रस्तुत किया जाता था, यथा सामान्य बजट, रेलवे बजट। लेकिन अब क्योंकि मोदी जी ने तो कई परिवर्तन कर दिए, तो उन्होंने क्या कर दिया, फिर दोबारा रेल बजट और संघीय बजट को क्या कर दिया, एक कर दिया। एक कोई एक्वर्थ कमेटी थी 1924-25 के आसपास, रेल बजट को अलग किया गया था। एक्वर्थ कमेटी, ये क्वेश्चन बना हुआ है, कहीं आएगा अभी। हाँ, ये आकवर्थ लिखा हुआ, हम लोगों ने एक्वर्थ पढ़ा हुआ, ठीक है, एक्वर्थ कमेटी। ज्ञातव्य है कि भारत में संघीय बजट के दो स्तर पर प्रस्तुत किया जाता है, यथा सामान्य बजट, रेल बजट। ज्ञातव्य है कि भारत में रेल बजट को सर विलियम आकवर्थ, हम लोगों ने एक्वर्थ कमेटी पढ़ा हुआ, की रिपोर्ट के संस्तुतियों के आधार पर वर्ष 1924, ये डेट याद रखनी है आपने, 1924 में केंद्रीय बजट से अलग किया गया था, तथा विगत 93 वर्षों से यह दोनों बजट संसद में अलग अलग ही प्रस्तुत किए जाते थे। किंतु केंद्र सरकार ने नीति आयोग, इसको ऊपर कीजिए, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग के सदस्य श्री विवेक देव रॉय की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2017-18 से रेल बजट को केंद्रीय बजट में सम्मिलित कर दिया है। तो कहा 1924 में एक्वर्थ कमेटी, उसकी रिकमेंडेशन पर शायद 1925 में आया था, कुछ ऐसा हुआ था रेल बजट, और हमारे जो रेल मंत्री थे वो उसको प्रस्तुत करते थे। शायद कौन करते थे रेल बजट को? वित्त मंत्री करते, हाँ वित्त मंत्री करते थे, रेल मंत्री करते थे। अब क्योंकि हट गया तो मुझे भी ध्यान नहीं है, चेक कीजिए रेल बजट को कौन प्रस्तुत करता था संसद में, ठीक है, तो वो खत्म कर दी। अब किसने की? नीति आयोग के सदस्य विवेक देव राय की अध्यक्षता वाली समिति। रेल बजट को कौन प्रस्तुत करता था? रेल मंत्री करता था ना। हाँ, तो रेल मंत्री का काम खत्म, और ठीक है, हेडेक खत्म हो गया रेल मंत्री। आप रेलों का संचालन देखो, वित्त मंत्री पे छोड़ दो, है ना। तो 2017-18 याद रखना है, रेल बजट और आम बजट जो वो एक साथ आता है, ठीक है। मोटे तौर पर 5 प्रकार के बजट प्रचलन में है, यथा पारंपरिक बजट यानी ट्रेडिशनल बजट, दूसरा निष्पादन बजट यानी परफॉर्मेंस बजट। नाम से ही पता चल रहा है, ऐसा बजट जिसमें परफॉर्मेंस देखी जाएगी, ठीक है। निष्पादन बजट हिंदी में नहीं पता चल रहा है, इंग्लिश में पता चल रहा है। भाई बजट प्रस्तुत कर दिया, परफॉर्मेंस क्या है? जीरो, तो गड़बड़ है ना, परफॉर्मेंस भी देखनी है। शून्य आधारित बजट, जीरो बेस बजट, ये सुन चुके हैं आप, जीरो बेस बजट। आउटकम बजट, क्या आउटकम निकला भाई? बजट तो प्रस्तुत कर दिया, लेकिन उसके बाद क्या आउटकम निकला? आउटकम बजट। और जेंडर बजटिंग, जेंडर बजटिंग का मतलब ये होता है कि भाई 50% जनसंख्या महिलाओं की, 50% पुरुषों की, बजट में महिलाओं के लिए क्या प्रावधान है? तो जेंडर बजटिंग, उसके लिए क्या लाया जाता है? जेंडर बजट। क्लियर हो गया? कितने मिनट की हो गई? काट दो।